चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। उसी में हम 10वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, है ना। 10वें प्रश्न में काव्य मैंने आपको बताया था। अब ये क्रम कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं पहले रस आए या अलंकार आए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। 2 रस 2 अलंकार 2 छंद आने हैं और 1 हमें करने हैं। रस में आपको समझा चुकी हूं। इसका दूसरा जो प्रश्न है वो अलंकार से संबंधित है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है। इन दोनों में से दोनों में किसी भी एक की परिभाषा हम लिख देंगे और उदाहरण हम लिख देंगे। अनुप्रास मैंने ऐसे अभी पिछले सत्र में आपको बताया था, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है। कुछ भी लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए, जैसे कि आप आसानी से लिख कर समझा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किताब की ही भाषा याद करें। अगर हमें वो भाषा टिपिकल लग रही है, याद नहीं हो रही है, तो उसे अपनी तरह से मोल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको समझाना है कि आप समझे या नहीं समझे कि इस परिभाषा का क्या अर्थ है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना की शायद ये है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उदाहरण में एक बड़ी अच्छी बात होती है बच्चों कि मानो मनो जानो जनो, इस तरह के कुछ शब्द होते हैं जो मैं बताती हूँ कि मानो ऐसा है ना, एक संभावना बताना है, एक संभावना उसको कि शायद ये चीज ऐसी है। तो ये शब्द हमें उदाहरण में मिल जाते हैं, काव्य में मिल जाते हैं, और यही पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। यानी इसमें मानो मनो जानो जनो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपना याद किया हुआ कोई भी एक उदाहरण आप लिख दीजिए। लिखने का पैटर्न मैं आपको बता दूं। प्रश्न नंबर 10 क्या डालेंगे, क्योंकि हमारे सारे प्रश्न बिल्कुल अलग नजर आने चाहिए। प्रश्न नंबर 10, अब आगे डाल दीजिए उत्तर का करेंगे। पहले का क्रम से उत्तर देंगे। का में क्या है, इसमें देखो दिया हुआ है रस, तो हम रौद्र या करुण रस में जिसको हमने चुना वही हम यहाँ पर उदाहरण डाल देंगे। सपोज करो हम करुण रस लिख रहे हैं, तो करुण रस बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। करुण रस परिभाषा हेडिंग डाल के लिखेंगे परिभाषा, आगे की लाइन पूरी खाली छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। परिभाषा लिखिए, उसके बाद जब आपकी परिभाषा पूरी हो जाएगी उदाहरण हेडिंग डालेंगे, लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे और पूरा उदाहरण लिखेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखें, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि काव्य में क्योंकि उदाहरण होता है, पर उसको उनका मतलब ही नहीं कि एक सेंटेंस में कितने शब्द हैं वो एक ही सेंटेंस में आने, बस लिखते चले जाएंगे गद्य की भांति। ऐसे नहीं लिखना होता है। जो आप उदाहरण याद कर रहे हैं उसमें प्रथम पंक्ति में जितने भी शब्द लिखे गए हैं उसे हमें एक लाइन में लिखना, उसके शब्दों को दूसरी लाइन में हम नहीं लाएंगे। अगर हमारी राइटिंग हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, हमने यहाँ से शुरू करा, यहाँ से शुरू करते करते हम यहाँ आ गए, अब हमारा एक शब्द बचा, तो हम उसे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और उसको वहीं छोड़ देंगे। अगर हमने यहाँ लिखा उस शब्द को, तो उसके आगे हम सेकंड पंक्ति स्टार्ट नहीं करेंगे, सेकंड पंक्ति हम नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। यानी स्पष्ट पता चलना चाहिए ये एक पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी चीज, उदाहरण कभी भी अधूरा नहीं लिखा जाता, जो पूरा आपके रस को, छंद को, अलंकार को बता रहा है, क्योंकि पूरी बात पूरी ही हमें लिखने की। 2 पंक्तियों का है तो 2 पंक्ति लिखेंगे, 4 पंक्तियों का है तो 4 ही पंक्तियां लिखेंगे, अपने हिसाब से छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी बात पहली पंक्ति में पूरी होगी तो हमने उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते। जब आपने का लिख दिया, परिभाषा लिख दी, उदाहरण लिख दी, अब जब आपका ये काम हो गया, आप उसके नीचे डालिए खा, क्योंकि आप प्रश्न दोबारा डालने की आवश्यकता
हाँ नंबर डाल दीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में 3 खंड है, तीनों को हमें एक ही जगह करना। अब यहाँ गया हमारा का, खा और गा, गा डाल दिया हमने। फिर हमने छंद, गा कौन सा आएगा, छंद का, 2 छंद, दोनों में से एक करने हैं, अथवा जब लिखा होता है बार बार बता रहे हैं, दो अथवा जिन चीज के बीच में लिखा था उसमें से एक कीजिए, चौपाई अथवा रोला छंद, या तो चौपाई करिए या रोला छंद करिए। चौपाई भी बहुत आसान है, रोला भी बहुत आसान है, दोनों में से कोई भी छंद मुश्किल नहीं है। हेडिंग डालेंगे क्या, चौपाई, चौपाई। ये सब मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। इसकी परिभाषा क्या होगी, यह सब मात्रिक छंद है, परिभाषा यहाँ डाल दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यह सब मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं, अंत में जगह तगड़ का निषेध होता है। ये हमने इसकी परिभाषा लिख दी, उसके बाद उदाहरण लिख दिया। उदाहरण तो हमें चौपाई में बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने जब 11th में भरत महिमा पढ़ा था, तो भरत महिमा में टोटल चौपाइयाँ ही तो हैं बच्चों, जो भी आपको आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर लीजिए। एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूँ, उदाहरण ये कोशिश मत कीजिए कि टिपिकल से टिपिकल हम याद करें, उसमें क्या हुआ, याद हुआ नहीं और हमने गलत लिख दिया तो मार्क्स कट गए। आप आसान से आसान उदाहरण याद कीजिए जो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए, कंठस्थ मतलब याद हो जाए, वो उदाहरण याद कीजिए। आपको उदाहरण याद करना है, बहुत ज्यादा टिपिकल की तरफ मत बढ़िए, आसान वाला उदाहरण याद कर लीजिए। कोई भी चौपाई आप लिख लीजिए उसकी और आपका पूरा हो गया। उसके बाद रोला, अगर आपको चौपाई नहीं लिखनी है, रोला लिखना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, रोला, रोला लिखा गया। फिर परिभाषा लिखेंगे और उसका उदाहरण डालेंगे। रोला में 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। जैसे दोहे और सोठे में 24 मात्राएं होती है, एक एक पंक्ति में इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। और यदि इसमें, यदि मतलब जहाँ विराम होता है, जहाँ कॉमा लगा होता है, वो इसमें कहाँ होता है बच्चों, 11 और 13 के क्रम में। जैसे कि सोठे में आता है, सोठे में 11 और 13 के क्रम में यति होती है ना, ऐसे ही रोले में भी 11 और 13 पर यति होती है। 24-24 मात्राओं का 4 चरण वाला रोला होता है। रोले में क्योंकि 4 चरण है, उदाहरण हमें 4 ही चरण मतलब पंक्तियां, चारों पंक्तियां लिखनी होंगी। 2 पंक्तियों में आपकी मात्राएं आ गई, आपने दिखा दिया और आपने सोचा काम हो गया, ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि उदाहरण 4 पंक्तियों में है, इसलिए चारों पंक्तियां याद करनी है और चारों पंक्तियां ही लिखनी है। हाँ, आप मात्रा एक पर लगा सकते हैं बस, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो प्रथम वाली पंक्ति पे मात्रा लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देंगे, कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि मात्राओं सहित, यानी मात्रा लगाते हुए उदाहरण दीजिए। अब सपोज करो रोला आया और उसके साथ उसने पूछा है कि मात्राओं सहित, मात्रा सहित आप रोले का उदाहरण लिखिए, तब हमें लिखने का ढंग सीखना होगा उदाहरण का, क्योंकि हमें 4 पंक्तियां लिखनी है। अगर चारों पंक्तियां हमने एक साथ, देखो ऐसे लिखनी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, और स्पेस हमने कहीं नहीं दिया, तो हम उन्हीं जो हमने शब्द लिखे उन्हीं में घुसा घुसा के मात्राएं लगाते रहेंगे और मात्राएं हमें स्पष्ट नजर नहीं आई। उससे क्या होगा, भले हमने सही मात्रा लगाई हो तो चेक करने वाले को लगेगा कि पता नहीं गड़बड़ सड़बड़ सब कर रखा है, इसने चमक रहा नहीं है, चलो इतने नंबर दे देंगे। वहाँ हम अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाते, खो देंगे। हमें क्या करना है, जैसे 4 पंक्तियों का रोला है, 1 2 3 4 रोला है, तो हमें क्या करना है, उदाहरण में जैसे उदाहरण लिखा बच्चों है ना, परिभाषा के बाद हमने हेडिंग डाला उदाहरण, उदाहरण के बाद हमने ये वाली लाइन पूरी खाली छोड़ दी, उसके बाद हम एक लाइन और खाली छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद हम पहली पंक्ति लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरी पंक्ति लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के पंक्तियों को लिखेंगे, और जो लाइन हमने छोड़ी है
पर हम बिल्कुल स्पष्ट साफ तरीके से अपनी मात्राएं लगा देंगे। मात्राएं सबको लगानी आती होगी, अगर नहीं आती है तो ये हम अपने एक सत्र जिसमें हम छंद वाला ही पोर्शन पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे। यहाँ बस मैं हल्का सा आपको बता दूं, मात्रा छंद में लघु और गुरु दो तरह की मात्राएं लगती हैं। लघु स्वर जहाँ आते हैं अ, ई, उ, है ना, जहाँ लघु, जैसे कि आपकी भाषा में यदि मैं कहूँ छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, जहाँ ये शब्द आते हैं इनकी मात्राएं लगती हैं, वहाँ एक मात्रा लगती है और एक मात्रा की खड़ी पाई दी जाती है, यानी एक, इसे हम एक गिनेंगे। जहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्राएं लगती हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये दीर्घ स्वर की मात्राएं लगती हैं, वहाँ पर हम एस के आकार में मात्रा लगाते हैं, इसे कहते हैं गुरु, और इसको हम दो गिनेंगे। जैसे कि अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको दो मात्राएं लगा रखी हैं, एक ये और एक ये। अगर हम इसका टोटल करने पहुंचे तो कितना हो जाएगा, एक, और ये दो है, दो और एक कितना हुआ, तीन। कितना गिनेंगे इसे हम, तीन। ऐसे करके हम 24 वर्ण वाली एक छंद लिख देंगे रोला में। थोड़ा तो समझ में आ गया होगा बच्चों को, है ना। अब हम करते हैं 11वां प्रश्न जो है हमारा निबंध का है बच्चों। निबंध सबने पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत इसका स्कोप है। हम नहीं कह सकते कि कहाँ से आएगा, और उसमें ध्यान आपको रखना होगा जो करंट टॉपिक्स होते हैं, जो वर्तमान में जो विषय चल रहे हैं, जिनकी प्रचुरता है, जिनका बहुत मतलब वर्णन चल रहा है, वो विषय हमें बहुत ध्यान रखने चाहिए। उन विषयों पर हमें निबंध तैयार करना है। जैसे आजकल बेटियों भी चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, मिशन शक्ति का चल रहा है, नहीं चल रहा है। बेरोजगारी की समस्या तो देखो हमेशा चलती है। प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, इस पे आप निबंध जरूर तैयार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि पर निबंध जरूर तैयार कीजिए। एक निबंध आप अपने विद्यालय से संबंधित अनुशासन, इस पर तैयार कीजिए। एक कोई भी टॉपिक आप तैयार कीजिए जो हमारे त्योहार होते हैं, त्योहार पर आप एक निबंध जरूर तैयार कीजिए। त्योहार बहुत आसान होता है, त्योहार पर लिखना केवल पैटर्न लिखना आना चाहिए। और हम बहुत जातियों के लोग एक साथ पढ़ते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ पढ़ते हैं, और उसका फायदा क्या होता है बच्चों कि हम जो है ना एक दूसरों के त्योहारों से बहुत आसानी से परिचित हो जाते हैं। किसका त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है, ये हम आपस में जब बातें करते हैं तभी हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। बस वही चीज क्रम में लाके हमें निबंध में लिख देनी है। हेडिंग्स बना के लिखेंगे, ज्यादा इंप्रेसिव निबंध होता है। प्रस्तावना और अंत में उपसंहार, ये निबंध की सबसे बड़ी पहचान होती है। हमें प्रस्तावना से शुरू करना होता है और उपसंहार पर छोड़ना होता है। निबंध किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, हालांकि प्रदूषण है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, ये कुछ तो एक कहते हैं ना कॉमन से टॉपिक है, इनको हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसी को देखें, इसी प्रश्न पत्र को, तो इसमें जो निबंध दिए गए हैं, देखो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, यानी बेरोजगारी की समस्या कैसे है और उसका समाधान क्या है, दोनों। पहले तो बताएंगे बेरोजगारी क्या है, प्रस्तावना देने के बाद, फिर समस्या और उसके बाद समाधान और उसके बाद उपसंहार। फिर सेकंड है गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों एक इस तरह का निबंध भी बहुत ऐसे आता है, और ये निबंध हम लिख सकते हैं जब हम जीवन परिचय याद करते हैं लेखक या कवि का, उसको थोड़ा सा चेंज करके वो जीवन परिचय ही हमारा निबंध बन जाता है। थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल हमें करना होता है। एक निबंध इसमें आया वन संरक्षण का महत्व। संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा, वनों की सुरक्षा का क्या महत्व है, यानी हमें वनों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ हमारे लिए लाभदायक होगी, जो हमें फायदा पहुंचाएगी, उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी सेफ्टी का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वन क्या है, प्रस्तावना में देंगे। वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, वो हमारे कितने काम आते हैं, उसके बाद हम ये डालेंगे, और उसके बाद उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वनों की कटाई होती रहती है। लोग बिना परमिशन के अंधाधुंध चोरी से चुपके
बड़े बड़े वृक्ष काट लेते हैं। जब वृक्ष कट जाते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान उससे होते हैं। वनों के ना होने से, यानी वन मतलब पौधों के, पेड़ों के ना होने से जो नुकसान होते हैं वो वनों के कटने से नुकसान हमें होते हैं। फिर उसका हम क्या लिख देंगे, संरक्षण कैसे करें, संरक्षण करने का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए हमें वनों का संरक्षण, हमें ये बताना है। फिर एक आया भारतीय लोकतंत्र का क्या भविष्य है। अगर आप इस पे लिख सकते हैं, इसको आप बिना पढ़े नहीं लिख सकते हैं, आपको इसे अच्छे से याद करना होगा। और अगर हम इसे नहीं तैयार कर पाए हैं तो भी हमारे पास बाकी निबंध बहुत अच्छे हैं, ये लोग हमारी चॉइस में आ सकते हैं। अंतिम है इसमें देश प्रेम की भावना हर एक के मन में होती है। हर भारतीय के मन में देश प्रेम की भावना कूट कर भरी होती है। उसे ही अगर हम शब्दों में एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दें तो हम बहुत सुंदर निबंध लिख सकते हैं। अब इसके बाद आया बच्चों 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न से हमारी ग्रामर शुरू हो जाती है। अब ग्रामर में बच्चों ये बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आता है, बहुत आसान कर दिया है। जो भी देंगे, संधि देंगे, समास देंगे, प्रत्यय देंगे, उनके 4 ऑप्शन देंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, वो हमें चूज करना है और उसे हमें लिखना है। तो हमें बहुत अच्छे से संधि, समास, प्रत्यय ये सब चीज़ें अपनी पुस्तक में तैयार कर लेनी है, याद कर लेनी है। और फिर लिखने में तो हमें 2-2 मिनट, बहुत ज़्यादा अगर लगा तो 2 मिनट का हमारा आंसर हो जाता है। अब इसमें भी खंड करके आएंगे, जैसे खंड का में उन्होंने संधि विच्छेद दिया है। संधि विच्छेद के 3 प्रश्न दे दिए, 1, 2, 3 करके 3 हमें संधि विच्छेद करनी है। तीनों का आंसर हमारे सामने है। अगर हमें पढ़ा होगा तो हम एकदम सेलेक्ट कर लेते, एकदम निशान हमारे दिमाग में लग जाता है। किताब पे वो पेपर पे मत लगाना बच्चों, माइंड में याद करना एकदम कि इसका आंसर क्या है। कोई भी निशान अपने क्वेश्चन पेपर पे कभी भी मत लगाना। 4 तीन उन्होंने दिए हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में बता देती हूँ। उपोषति का संधि विच्छेद, मात्र संधि विच्छेद करा रहा है 1 नंबर का। संधि विच्छेद 4 संधि विच्छेद दे रखे हैं, जिसमें एक सही और 3 गलत है। उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि, उपो प्लस औषधि। अंतिम दोनों तो देखने में लग रहे हैं गलत है ना। और जो ऊपर वाला है उप प्लस औषधि, औ आया है, मात्रा तो हम गायब नहीं कर सकते है ना, तो यानी इसका मतलब वो भी गलत है। अब सेकंड वाला बच्चा जो बाद में लिखा हुआ है उप प्लस औषधि, उप औषधि है, ये वाला हमारा सही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से भी आंसर निकाले जाते हैं। फिर है अब उप औषधि हमने चुन लिया, मन में लगा दिया, इसका बा उत्तर ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। फिर है लब्ध का संधि विच्छेद। लब्ध का संधि विच्छेद है लघु प्लस धा, लघु प्लस धा, लघु जिसमें हलंत नहीं है प्लस धा और लघु प्लस अधे। तो अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला वाला है वो इसका आंसर है, वो सही है, लघु प्लस धा। ये हम इस पे निशान लगा देंगे। लिखने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगी, परेशान मत हो। तीसरा है नमस्ते का संधि विच्छेद, नम प्लस अस्ते, नम प्लस अस्ते, एक में हलंत दे दिया है, एक में हलंत नहीं दिया है। सा वाला है नमः प्लस ते और अंतिम है नमः प्लस अस्ते। तो इसका सा वाला आंसर सही है, वो हम इसके उसमें लिखेंगे। अब जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। इसके खा में समास है और दोनों को हम करेंगे। प्रश्न डालेंगे 12, प्रश्न नंबर 12 छोड़ दीजिए उत्तर। पहले हम किसका कर रहे हैं, का कर रहे हैं। इसके 2 मेथड से हम लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर। यदि हम पे टाइम है तो हम विस्तृत रूप से लिख सकते हैं, चारों ऑप्शन उतारिए और एक पे जो सही है उस पर टिक लगा दीजिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो शॉर्ट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, का के बाद जिस ढंग से उसने उसको इंडिकेट किया होगा 1 2 3 करके वैसे इंडिकेट करेंगे। अब जल्दी से उतार देंगे उपोषति का संधि विच्छेद। और अब यहाँ उत्तर डालेंगे, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया था बा वाला है, तो यहाँ आप बा लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और जैसे बा में संधि विच्छेद किया हुआ है, ठीक वही यहाँ उतार देंगे।
फिर अब सेकंड कर लीजिए, सेकंड था लब्ध का, लब्ध का संधि विच्छेद। फिर जो हमारा आंसर सही है केवल वही हम उसमें लिखेंगे अ। जिस नंबर पे वो आ रहा है ना आंसर वो आप जरूर लिख लीजिए। लघु सेम लिखने में मिस्टेक मत कर देना, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, उससे देख देख के उतार लेना, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आ गया तीसरा, तीसरा था हमारा नमस्ते का संधि विच्छेद। नमस्ते का संधि विच्छेद मैंने आपको बताया था 100 नंबर पे है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? नमः प्लस ते। ठीक है, ये हो गया हमारा 12वें का का। इसके बाद हम 12वें का खा करेंगे। इसे मैं रेस कर देती हूँ। ये ऐसे रहेगा, हम इसके नीचे ही खा डाल देंगे अगले कॉपी में, क्योंकि हमारी कॉपी बहुत बड़ी होती है। एक ही पेज पर आंसर आ जाएगा हमारा। अब डालिए खा, और खा का वैसे लिखना शुरू करेंगे। खा में दो समास हैं और दोनों समासों का आपके चूज करके आपको लिखना है। पहला प्रत्येक में समास, प्रत्येक है पढ़ा होगा आपने। अव्ययभाव समास है ये। अव्ययभाव समास में इसका उन्होंने दिया था एकम एकम प्रति, यानी हर एक। ये इसका विग्रह था, विग्रह नहीं पूछ रहा है, केवल समास का नाम पूछ रहा है। अव्ययभाव समास जो आपके 10 नंबर पर लिखा हुआ है, इसमें डाल दीजिए 1 और कुछ मत डालिए। प्रत्येक, प्रत्येक क्या लिख दिया, लिख दीजिए समास का नाम और लिख दीजिए अव्ययभाव। एक पैटर्न इसका ये, एक पैटर्न इसका ये है, हम ऐसे ना लिखेंगे, है ना, आसान तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए शब्द और फिर यहाँ लिख दीजिए समास। वहाँ क्लास चलिए, तुम्हारा फोटो आ रहा है, यहाँ से छोड़ जा रहा है, सब बच्चों के बोलेगा 7 10। अव्ययभाव बस, ठीक है। पलट क्या है, क्या यूज नहीं करना है। नंबर 2 दूसरा शब्द क्या था? सज्जन, सज्जन, सत्यजन, जो कहता है सत्यजन। इसका क्या है समास का नाम? कर्मधारय समास। ये कौन से कर्म समास का है शब्द? कर्मधारय समास। तो यहाँ डाल लीजिए सज्जन है और आगे डाल दीजिए कर्मधारय समास। ये शॉर्ट तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। हमने शब्द भी दे दिया, हमने उसका समास का नाम भी दे दिया, बिल्कुल क्लियर कट उत्तर हमारा आ गया। एक चीज मैं यहाँ आपको बताऊं बच्चों, बच्चे ना एक मिस्टेक जो बहुत बड़ी करते हैं, हालांकि उनका आंसर लगभग सही होता है, तो तभी भी लिखने का तरीका बहुत गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे इसी प्रश्न को अगर मैं लिख के देखा वो गलत तरीके से, जो हमें कभी नहीं लिखना चाहिए। जैसे प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का हमने का हमने
कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप शब्द लिखिए, आप इसके स्थान पर ये कर सकते हैं। देखो बच्चों, आप ये ना लिखो का, पहला वाला क्या था हमारा, बताओ जरा, उपोषण। पहले वाला क्या था इसके काम में, उपोषण। तो हम एक नंबर डाल के हम विच्छेद जो सही है वो शब्द हम लिख देंगे, उप प्लस ओषधि, ठीक है। ठीक है, अब हमारा इसमें पहला हो गया। सेकंड का हमारा क्या था, लघु प्लस था। तो हम पूरा वो शब्द लिख देते हैं, शॉर्ट ही करना है, आपके पास टाइम नहीं है तो ये पैटर्न इस्तेमाल कीजिए, लघु प्लस था। तीसरा वाला था नमस्ते, नमस्ते का विच्छेद था नमः प्लस ते। हमारा आंसर पहले वाले से भी शॉर्ट हो गया। यह भी हम क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि हमने पूरा ढंग से लिख दिया 1 2 3, और जो आंसर सही था वो हमने यहाँ पर दे दिया। तो आंसर देना है हमें, परंतु आंसर कैसे देना है, बिल्कुल क्लियर कट आंसर होना चाहिए। इसी के नीचे अगर हम खंडकार यहाँ डाल देते हैं, ये हमने तीनों पर दिए, खंडकार डाला, खंडकार में भी खा के उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं। खंडखा में पहला आ गया, कौन से नंबर का था, दा नंबर का था, अव्यय खा। दा लेंगे हम, अगर नाम लिख देंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और शॉर्ट हो गया परंतु हो गया क्लियर। इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर हमें देना है परंतु बिल्कुल क्लियर कट आंसर देना। अब विभाग और दूसरा डाल लीजिए, सेकंड करके डाल लीजिए और आपका जगह करना है। ठीक है, ये ऐसे हम अपना आंसर कर देंगे। अब 13 वाला क्वेश्चन हम अगले उसमें करेंगे, ठीक है।